अनिल शर्मा, आईपीओ सेंट्रल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपको काफ़ी बधाइयाँ देता हूं आपके आईपीओ के लिए। तो सर, सबसे पहले तो थोड़ा-सा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएँ। जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप लोगों ने जॉब नहीं किया, सीधे ही कहीं से बिज़नेस करने का आइडिया आपके पास आया था। जी सर। जी, तो थोड़ा तो बताएँ सर इसके बारे में। सर 1992 में सर हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था और वहीं पे हम लोग मिले, वहीं फ्रेंडशिप हुई। हम लोग क्लासमेट थे, रूममेट थे, बैचमेट थे और 1996 में जब हम पास आउट हुए, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई जॉब नहीं करेंगे, अपना बिज़नेस ही करेंगे। ये हमने इंजीनियरिंग जो किया वो हरियाणा से किया था। तो फिर हम दिल्ली आ गए और वहाँ पे हमने जाके एक्सपेरिमेंट कुछ करने शुरू कर दिए। एक हमने कार लोग का एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बेस्ट फेस सिलेक्टर का एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो अभी चल रहे थे, तो फिर एक फ्रेंड थे हमारे रामनिवास करके, तो उन्होंने बोला कि आप ये इन्वर्टर का 3 इन्वर्टर का मेरे पास ऑर्डर है और सामान कहाँ से मिलेगा मैं वो भी मेरे को मालूम है और एडवांस भी आया है कस्टमर से। तो हमने हिसाब लगाया तो देखा कि वो सही है, 3-4 महीने का टाइम निकल सकता है। तो हमने फिर वो स्टार्ट कर लिया। तो वो जब हमें याद है पहला इन्वर्टर जब हम लगाने गए बना के, तो स्कूटर जी, पे गए थे। मैं स्कूटर चला रहा था, आगे वो एक ईंट पे बैटरी रखी थी और पवन जी पीछे इन्वर्टर पकड़ के बैठे थे और वो जब पहुँचे वहाँ पे तो कस्टमर के यहाँ पे बेल बजाने के लिए पवन जी गए और पीछे से वो इन्वर्टर थोड़ा मिसबैलेंस होके गिर गया। तो कॉर्नर अच्छा। थोड़ा डैमेज हुआ था, लेकिन वो चला इन्वर्टर और वहाँ से ही हमारी वो इन्वर्टर की स्टोरी शुरू हुई और वो 3 इन्वर्टर से रेफरेंसेस काफ़ी सारे मिलने लगे और जो बैटरी जिससे ली थी, उसने भी हमसे काफ़ी इन्वर्टर लिए क्योंकि उनको भी ज़रूरत थी। तो वहाँ ओके। से फिर बिज़नेस इन्वर्टर का शुरू हो गया। जी। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई योगेश जी आपकी। और शुरू में ही एक झटका लग गया तो उससे ऐसा भी है कि आप संभल के चले होंगे फिर आगे काफ़ी। जी, जी, जी। राइट। ठीक है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया। ये बात है 92 की। 96 की सर। 96, की सर। ओके। जी। ऑलराइट, सो 96 से आपने इन्वर्टर से शुरुआत की, लेकिन आज की तारीख में आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ चुका है। यस सर। जी। तो थोड़ा इसके बारे में बताएँ सर। ना तो क्या था कि सर 96 में जब हमने काम शुरू किया तो इन्वर्टर टोटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। तो बेसिकली हज़ारों की संख्या में इन्वर्टर बनाने वाले थे क्योंकि इन्वर्टर का जो इवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था कि इमरजेंसी लाइट के रूप में। तो जी, लेकिन जो लोग बनाने वाले थे उसमें ये था कि एक स्टैंडर्ड कोई तरीका नहीं था बनाने का। तो इन्वर्टर का पोर्शन मान लो ऑनलाइन यूपीएस से ले लिया, चार्जर का पोर्शन कहीं से ले लिया, ड्राइवर पोर्शन और बहुत सारी वायरिंग और रिले लगा के लोगों ने अपने-अपने तरीके से इन्वर्टर बनाने शुरू किए। तो प्रॉब्लम ये थी कि वायरिंग बहुत होती थी, मतलब कंपोनेंट सारे इधर-उधर लगते थे, तो काफ़ी जाल बन जाता था वायर का, तो कंप्लेंट्स काफ़ी आती थी। तो फिर जी, क्योंकि टेक्निकली फिर हमने उसको जैसे नंबर ऑफ कार्ड 4 लगाए थे शुरू में, तो 4 से 2, 2 से फिर हमने 1 कार्ड में बना के और मॉसफेट वगैरह, रिले वगैरह सब कार्ड के ऊपर लगा के हमने तो सिंगल कार्ड डिज़ाइन किया। सबसे ये फिर उसके 3-4 साल के बाद 2000 के आस-पास, तो 2000 में हमने एडवर्टाइज़मेंट दिया कि मेक योर ओन इन्वर्टर जस्ट इन 10 मिनट्स। तो जितने भी जैसे अपने इन्वर्टर बनाने वाले थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिनकी ये पेन पॉइंट हमारे वाला ही था कि कंप्लेंट्स ज़्यादा आती है, बना कम पाते हैं पर डे में। तो वो हमने उनको टारगेट किया कि आप हमसे कार्ड लीजिए और अपना मेटल बॉक्स अपना लगाइए, ट्रांसफार्मर अपना लगाइए एंड यू कैन मेक मल्टीपल इन्वर्टर पर डे। तो वहाँ से हमारी बी टू बी में एंट्री हुई और कार्ड का बिज़नेस हमने शुरू किया। फिर हमने ऑनलाइन यूपीएस में भी सिंगल कार्ड बनाया ओवर द ईयर्स। फिर हमने लाइक अराउंड 2005 के क्या हुआ कि जो हमसे बड़ी कंपनीज़ थी, इवन 2-3 कंपनी उसमें अगर हम देखें तो वो 100 टाइम्स बड़ी थी उस टाइम पे हमसे। तो उनमें प्राइस वार शुरू हो गया आपस में, काफ़ी कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। तो इन्वर्टर के प्राइस काफ़ी डाउन आने शुरू हो गए। तो वहाँ पर जो कार्ड लेते थे हमसे या अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर था सारा, वो कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जो पहले वो जो कार्ड लेते थे वो कंप्लीट इन्वर्टर लेने लगे। फिर हमसे वो हमारे ही ब्रांड नेम से इन्वर्टर लेने लगे और वो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इस तरह से हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का शुरुआत हुई। फिर 2008 के पास आस-पास हमने इसमें सोलर ऐड करना शुरू किया अपने सारे इन्वर्टर्स में सर।
तो तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि बेसिकली आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे आपके वही आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इसको कंपटीटर नहीं कहेंगे सर। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, हजारों की संख्या में हर सिटी में, हर उसमें लोग बनाने वाले थे। तो पहले जो वो बनाते थे, हमने उनको कार्ड देना शुरू किया कि आप कार्ड लीजिए, अपने नाम से ही बना के बेचिए। तो फिर जब कंपटीशन बढ़ा, तो वो सर्वाइवल नहीं हो पाया। अगर 100-200 इन्वर्टर बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग उतनी नहीं आ पाती थी कि उनके सामने जो बड़े प्लेयर्स थे, जो मतलब के जिनकी मतलब के 100-200 500 करोड़ की अगर उस टाइम पे मतलब के 100-200 करोड़ तक भी पहुँच गए थे, या 500 करोड़ तक भी लोग टर्नओवर कर रहे थे, तो उतने उनके कॉम्पिटिशन में वो नहीं दे पा रहे थे। तो फिर वो कंप्लीट इन्वर्टर लेने लगे हमसे। हाँ, लोकल लेवल पे देने के अपने बेनिफिट्स थे लोगों को, तो वो किसी तरह से फिर धीरे-धीरे वो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। मतलब वो लोकल लेवल पे प्ले करते थे, अपने सिटी में, अपने आस-पास में, मोहल्ले में लगा दिया, अपने सिटी में लगा दिया। तो इस तरह से वो लोग काम कर रहे थे। ओके। तो 2008 के आस-पास हमने सोलर के फीचर ऐड करने शुरू किए सारे अपने इन्वर्टर्स में। तो हमने लोगों को समझाना शुरू किया कि सोलर प्राइसेज़ आर कमिंग डाउन एंड डाउन एंड इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर गोइंग अप एंड अप। तो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं, तो आप सोलर इन्वर्टर लीजिए। तो हम उतने ही पैसे में दे रहे हैं। हमने उसमें चार्ज कंट्रोलर ऐड किया और हमने कहा कि आप पैनल लगाइए इसी के साथ में, बैटरी इन्वर्टर वो सारा वही रहेगा। और हमने उसमें लॉजिक जो सोलर के अकॉर्डिंग था वो उसमें इंसर्ट किया। तो ये करके हमने लोगों को समझाना शुरू किया। ओके। फिर हमने कहा कि अगर आप अभी पैनल नहीं भी लगा पाते, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि महँगा है, तो आप फ्यूचर में जब भी पैनल लगाएँगे, जब सस्ता हो जाएगा तब लगा लेना। और अभी आप इन्वर्टर वो लो ताकि आपको बदलना ना पड़े। और अगर आप 2 बैटरी वाला लेना चाहते हैं, तो उसकी बजाय 1 बैटरी ले लो, 1 पैनल ले लो। उससे आपका टोटल बजट भी उतना रहेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। और 2-3 साल बाद जब आप बैटरी चेंज करवाने जाओगे, तो आपको 2 बैटरी की बजाय 1 बैटरी का ही पैसा लगेगा। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करके लोगों को समझाना शुरू किया। फिर हमने जैसे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? मैं बस ये पूछना चाह रहा था सर, ये आपने बताया पहले कि इन्वर्टर में एक तो पहले 4 कार्ड लगते थे, फिर आपने उसको 2 में कन्वर्ट किया और फाइनली 1 में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे जी, आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन जी, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग जी, का, जी। ये काफ़ी काम आया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ओके। काम आया। हाँ जी, और हमारा और पैशन जो एक टेक्निकल एक मतलब इंटरेस्ट था हमारा, जो एक तरह से हुँ, हुँ, डीप हुँ। में जो स्टडी में मतलब ये है कि कॉलेज में मेरा फर्स्ट रैंक था, तो वहाँ पर एक फिर मतलब टेक्निकली थोड़ा मतलब ठीक था हुँ, हिसाब-किताब। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से ये है कि वो जो एक इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट की वजह से, पैशन की वजह से हाँ, वो चीज़ हो पाई। ओके, ग्रेट पवन जी। तो आपको देखिए इतने सालों बाद भी फर्स्ट रैंक की कांग्रेचुलेशंस मिलेगी। मेरी तरफ से भी आपको बधाइयाँ बहुत-बहुत। आज मैंने आपके सामने बोला है, वैसे मैं थोड़ा इसको क्योंकि मतलब वो हमने दिया नहीं है डॉक्यूमेंट में सर, ये चीज़, सॉरी गॉट मतलब इट, गॉट इट। वैसे मेरे पास हाँ, सर्टिफिकेट है मतलब, पर हमने दिया नहीं है डॉक्यूमेंट में। जी। हाँ, जिस किसी को देखना हो वो देख सकते हैं। जी। ओके। अच्छा सर, इसमें एक दूसरी चीज़, ये जो आप नॉर्मल इन्वर्टर बनाया करते थे और फिर आपने कहा कि सोलर इन्वर्टर बनाने लगे, तो क्या वो कोई बहुत टेक्निकली डिफिकल्ट चीज़ थी या रिलेटिवली ईज़ी था? देखिए सर, जो काम आ जाता है, वो ईज़ी हो हुँ, जाता हुँ। है और जो नहीं कर पाते तो वो तब तक पूरा ओके। मतलब डिफ़िकल्ट। तो हुँ, मतलब विद ग्रेस ऑफ गॉड कभी मतलब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगी। मतलब कि जो भी आया, मतलब कि जिसने कभी माँगा कुछ भी हमसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। मतलब हर चीज़ अच्छा। बना कर दी। मतलब कि लोग टेंडर उठाते थे और कोई नया प्रोडक्ट का लेके आ जाते थे, तो वो कहते थे कि ये स्पेसिफ़िकेशन से ये बनाना है, तो हम मतलब बना कर देते थे, कभी किसी को मना नहीं किया हमने। अब ग्रेट। एक यूएस की कंपनी है, वी आर द आर-एन-डी हाउस फॉर देम। तो हम चार्जर्स उनको बनाकर देते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने उनके लिए बनाए, यूएल अप्रूवल भी लिया है और हमें आर-एन-डी के पैसे भी मिलते हैं मंथली बेसिस पे। तो ओके। आर-एन-डी का ठीक है हमारे पास ये सारा जी। सिस्टम। अ, ओके। और ये करने वाले आप पहले प्लेयर थे मार्केट में सोलर इन्वर्टर?
आपने कुछ देखिए वाइड गैप वहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कि या जी, ब्रॉड लेवल पे हम कह सकते हैं यस पहले थे, पर हुँ, एकदम से गारंटी यूँ नहीं कह सकते कि देखिए अपने-अपने लेवल पे लोगों ने कोशिश की होगी, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है? हुँ, लेकिन हमने काफ़ी स्केल किया, तो फिर उसमें हुआ ये कि देखिए अ, वो उस टाइम सोशल मीडिया वाज़ नॉट सो पॉपुलर, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। हमने इलेक्ट्रीशियंस को इनवाइट किया कि लाइक जो आने वाला टाइम है वो सोलर का है, तो आप इसमें जुड़िए और हम आपको सिखाएँगे। तो योगेश जी ने बुक भी लिखी है, पर ले आइए, उधर रखिए। तो तो के सोलर से 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाएँ? तो इलेक्ट्रीशियंस को और ख़ास तौर से जो हमारे डीलर थे जो इन्वर्टर बैटरी में हमारे भी बाकी ब्रांड्स के भी जो डीलर थे, हमने उनको टारगेट किया कि आप सोलर में आइए, क्योंकि आने वाला टाइम सोलर का टाइम है। और वो हमने काफ़ी एजुकेट लोगों को करना शुरू किया कि आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था, कि इन्वर्टर में आप उतना कॉम्पिटिशन में नहीं कमा पाएँगे, ये नया फ़ील्ड है। तो हमने फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी डाटा आ गया इलेक्ट्रीशियंस का। तो ये बुक है, ये हिंदी, इंग्लिश और ये हिंदी, सोलर इंग्लिश से 1 लाख 6 लैंग्वेज में कैसे कमाएँ? जी, 6 लैंग्वेज में ये पब्लिश की थी। तो इसका बेसिक उद्देश्य था कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करना कि सोलर से कैसे कमाएँ। ये पूरा एक और इसमें पीछे मनी बैक गारंटी भी है कि 5 गुना हम पैसा वापस देंगे, अगर आप नहीं कमा पाए तो। जी, मतलब कि अगर आप बशर्ते कि इसको अप्लाई करें। तो हुँ, हुँ, इस तरह से लोगों को एजुकेट करना शुरू किया मतलब कि धीरे-धीरे इस बिज़नेस में लेके आए। तो जो लोग हमारे पास काफ़ी डाटा आया, काफ़ी इलेक्ट्रीशियंस ऐसे आए कि हमें हाँ, सोलर में आना है, तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया कि आप 8 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए हम आपकी दुकान पे सजावट पे खर्च कर देंगे और 6 लाख रुपए का आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल दिलवा देंगे, ठीक है? और बाद में जैसे-जैसे बेचोगे उनसे लेते रहना। तो आज हमारी उस तरह से फ्रैंचाइज़ी हमने जो बनाए, शॉपीज़ जो है यूटीएल शॉपीज़, तो 1100 से प्लस हमारी शॉपीज़ है, वो ऐसे काम कर रही है। उसके अलावा 5000 से ज़्यादा डीलर्स जो है, वो भी हमने मतलब हमारे भी थे, बाकी ब्रांड्स के भी थे, तो हमने उनको धीरे-धीरे सोलर में कन्वर्ट करके और वो सारा उनको एजुकेशन सिस्टम और वो सब किया। जी। तो पवन जी ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपकी प्रेज़ेंस जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी, और मैं आपकी बात थोड़ा-सा डिटूर हमने ले लिया, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप बता रहे थे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आपने जी, पहले इन्वर्टर से शुरुआत की, फिर सोलर इन्वर्टर पे आए और जी। उसके आगे थोड़ा-सा और बताएँ? तो सर प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो सोलर पैनल में हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनियाँ 540 वाट, 590 वाट ये 2 बना रही है। हमारे पास 40 वाट से लेके और 600 वाट से भी ऊपर तक के पैनल है, जिसमें के और बीच में बहुत बड़ी रेंज है 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, 250 तो मतलब जितना जिसको साइज़ चाहिए अकॉर्डिंग टू जी। एप्लीकेशन एंड बजट वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस और इसी तरह से बैटरी में भी अगर हम लिथियम आयन बैटरी में 1.2 किलोवाट आवर से लेके 48 किलोवाट आवर तक की बैटरीज है। इसी तरह से लेड एसिड बैटरी में लाइक 40 एएच से लेके 300 एएच तक की बैटरीज है। तो और इन्वर्टर में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड इसकी पूरी रेंज है। छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़ा और बीच में बहुत बड़ी रेंज है। और उसमें अलग-अलग वैरायटी भी है कि मान लो किसी को फीचर कम चाहिए, कम बजट है, तो उसके लिए एक नॉर्मल इन्वर्टर जो बिना सोलर वाला जिस रेट में बिक रहा है, उस रेट में भी हम सोलर वाला दे देते हैं पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ में और हुँ, थोड़ा-सा हुँ। फीचर रिच प्रोडक्ट है, तो वो थोड़ा-सा हाई एंड प्रोडक्ट करके मतलब इन बिटवीन काफ़ी रेंज उसमें रहती है। एक छोटा कंपोनेंट हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसएमयू, सोलर मैनेजमेंट यूनिट। तो अगर किसी के घर पे नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है और वो चाहता है कि मुझे सोलर में कन्वर्ट करना है, मुझे इन्वर्टर चेंज नहीं करना, तो एक वो छोटा कंपोनेंट लगाएँगे, तो नॉर्मल इन्वर्टर विल बिकम ए सोलर इन्वर्टर। तो हुँ, हुँ, हुँ। और प्रोडक्ट रेंज बहुत है सर, मोर देन 500 एसकेयू है हमारे पास। तो तो ओके। जिस टाइम पे जैसी रिक्वायरमेंट आई हमने सब कुछ बना के दिया मतलब कि आप पावर कंडीशनिंग में मतलब इसमें एक बहुत बड़ी रेंज है का मतलब कि गाँव के लिए, शहर के लिए, कस्बे के लिए जो एप्लीकेशन है, जो उसके बजट में भी फिट बैठे और उसको वैल्यू फॉर मनी दे कस्टमर को। हमारे जी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती, चाहे उनको कोई कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो, गाँव का, शहर का, कस्बे का,
मतलब बड़ी इंडस्ट्री का सब प्रोडक्ट हमारे पास है। काफी बड़ी आपके पास प्रोडक्ट रेंज है। प्रोडक्ट रेंज है जी। ओके, तो सर अभी जैसे ये काफी चल रहा है सोलर एनर्जी का, जी। तो और इसमें तो काफी कंपनियां भी आ गई हैं अभी सोलर एनर्जी जनरेशन में, सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं काफी बड़े बड़े, तो जी। ये भी आपका मार्केट सेगमेंट है? अभी नहीं है सर। एक हमने बांदा में एक अप्रूवल लिया है, 15 मेगावाट का हम प्लांट कैप्टिव कंजप्शन के लिए पहले हम लगा रहे हैं अपने। तो हमारा जो नोएडा और दादरी में फैक्ट्रीज है, वहाँ पे जो पावर हमारी की रिक्वायरमेंट है, तो ओपन एक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वी कैन मेक अवर ओन प्लांट, और हम बाहर से भी मतलब एनर्जी बेच सकते हैं। तो पहले हम एक प्लांट अपना हमने अप्रूवल लिया है, तो वो अभी एक स्टार्टिंग फेज में है, तो हम उसको लगाएंगे, पहले चलाएंगे और हम देखेंगे कि कितनी वायबिलिटी आती है। इन फ्यूचर उस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम करते ये है कि कोई भी काम करते हैं तो पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर वो ठीक से सूट करता है कॉमर्शियली और टेक्निकली, तो फिर हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं वैलिडेट करके ठीक से। तो ये हमने एक रखा है। हाँ, रतलाम में भी एक हमारी फैसिलिटी आ रही है, वहाँ पे भी हमने प्रपोजल अपना बना के बजट रखा है कि वहाँ पे भी हमारी कैप्टिव कंजप्शन के लिए हम अपना प्लांट खुद का लगाएंगे। तो जी पवन जी, जी जी लेकिन मैं मेजर पूछ रहा था सर कि हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि ये तो आप कैप्टिव कंजम्पशन वाली बात कर रहे हैं, जी। लेकिन इसके अलावा जो आपके सोलर इन्वर्टर हैं उनका यूज सोलर पावर प्लांट्स के अंदर भी होता होगा, तो क्या आप एंटरप्राइज कस्टमर्स को भी कैटर करते हैं या सिर्फ रिटेल जो रूफटॉप सोलर होते हैं उन्हीं को आप उन्हीं से बिजनेस करते हैं? सर हम जैसे 500 वाट से लेके और 125 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स बनाते हैं, तो उसमें जो हायर केवी के इन्वर्टर्स है वो थोड़े कम बिकते हैं, और पैनल्स तो दोनों जगह पे लग सकते हैं। वही पैनल है वो छोटे में भी लगेंगे, बड़े में भी लगेंगे। तो मतलब लेकिन सीएडआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, और जो रिटेल के हैं वो हमारे डीलर्स और शॉपीज करते हैं। तो वो थोड़ी क्वांटिटी में कम होता है, और मेजर फोकस हमारा रूफटॉप सोलर का ही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वगैरह में डायरेक्टली कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। रिटेल में ही चैनल के थ्रू ही हमारा बिजनेस है, डायरेक्टली वही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जाते तो है, पर अभी कम है वो, मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही जाता है, हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। लेकिन क्या इसको आप आने वाले लेट्स से 5 साल के अंदर क्या आप इस बिजनेस को और बड़ा करना चाहेंगे, या डायरेक्टली आप डीलर्स के बजाय आप खुद डायरेक्टली कंपनीज को सप्लाई करना चाहेंगे? नहीं, हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही हमारा प्लान है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और बड़े में डेफिनेटली कुछ मतलब कि आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और बड़े में जाना चाहेंगे, और वो हम कोशिश करेंगे कि वो जाए सी&आई में भी, क्योंकि सी&आई में भी देखिए इंडस्ट्रियल में कॉमर्शियल में बिजली के रेट कहीं ज्यादा है अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी स्कोप है। मेन है कि पहले तो अगर हम देखेंगे 1 साल पहले तो सी&आई डोमिनेट कर रहा था रूफटॉप सोलर में। 66% शेयर सी&आई का था, 33% रेजिडेंशियल का था। लेकिन अभी अचानक जो अपनी स्कीम आई है, खासतौर से सब्सिडी वाली पीएम सूर्यघर योजना, तो उसकी वजह से सारा का सारा अवेयरनेस रेजिडेंशियल में आ गई है, और रेजिडेंशियल में अभी काफी बूम है, और अब डोमिनेट रेजिडेंशियल करने लगा है इसमें। पर पहले हमारे पास पैनल की कैपेसिटी बहुत कम थी। देखिए अगर मान लो अगर हम सी&आई में जाते हैं, उसमें इन्वर्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, पैनल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से। तो हमारे पास पैनल की कैपेसिटी ही अगर हम देखें लास्ट मतलब कि मार्च 24 में तो 400 मेगावाट ही थी। इवन सितंबर में जब हमने डीआरएचपी फाइल किया तो उस टाइम पे हमारी कैपेसिटी लेस देन 400 मेगावाट थी। तो हमारा मतलब कि वो एक कम्पिटिटिव एज नहीं था उसमें। फिर हमारा ये अगर आप देखें आप 1 गीगावाट प्लस हमारी आरएचपी के टाइम पे हो गई है, और आज की डेट में 1.5 गीगावाट हो गई। तो इन्वर्टर हमारा था कैपेसिटी ज्यादा, लेकिन पैनल की कैपेसिटी हमारी कम थी। तो अब धीरे धीरे हम बराबर पे लेके आए हैं उस कैपेसिटी को, और अब जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी इक्वली हो रहा है तीनों कंपोनेंट में, सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर में। जी, तो ये आपकी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 1 गीगावाट जो आपने बताई अभी।
एज ऑन टुडे तो 3 कंपोनेंट जो मेजर है रूफटॉप सोलर में, हम कहेंगे सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। तीनों में हमारी कैपेसिटी एट पार आ गई है, लगभग 1.5 गीगावाट प्लस हो गई है, और जिसको कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम इसको 3.5 तक लेके जा रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। अब अगर इसमें हम बात करें कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मॉड्यूल है तो उसके अंदर आप सोलर सेल्स बना सकते हैं, कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो सारी चीजें आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्वर्टर आपका ऑलरेडी काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फुल इंटीग्रेशन है शायद, बट प्लीज कंफर्म कीजिएगा इसमें। और भी कुछ जी ओवर तो इन्वर्टर में मैं बताऊं तो सर देखिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम सीट मेटल कैबिनेट का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसफार्मर की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, ईएमएस होता है जिसमें के कंपोनेंट्स को हम पॉपुलेट करते हैं बेयर पीसीबी के ऊपर, और सोल्डरिंग और सारा टेस्टिंग का रहता है, तो ईएमएस हम इन हाउस सारा का सारा, वायर हार्नेस इन हाउस। तो इन्वर्टर में तो काफी हद तक डेंस में हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है। सोलर पैनल में अगर हम बात करें तो सोलर सेल का 1 गीगावाट का हमने प्लांट लगाया है अभी पहले, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया पीएम सूर्य अगर योजना में सब्सिडी अगर तभी मिलेगी जब हमारा सेल अपना इंडिया का होगा, डोमेस्टिक सेल। तो ये सेल आपका खुद का है, आप खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे? अभी तक नहीं है, एज ऑन टुडे नहीं, लेकिन हम प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन चल रहा है, जो कि हमारा कोशिश है दिसंबर जनवरी तक उसको कमीशनिंग करवाया जाए और प्रोडक्शन में लाया जाए इसी दिसंबर जनवरी, मतलब फाइनल स्टेज पे है कहने का मतलब। जी नेक्स्ट मंथ, और थोड़ा सा अगर एक्सटेंड होता है तो फर्दर नेक्स्ट मंथ, दिसंबर जनवरी वर्ष के दौरान। हाँ जी जी इस वित्तीय वर्ष के दौरान आप इसको ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं? मतलब हाँ, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम उसको ऑपरेशनल में लाने की पूरी। जी, और ये जो आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली कि ये सोलर सेल्स जो हैं इन पे ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे तो ही सब्सिडी मिलेगी। यस सर, तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। और तो इसमें सर मेन था, अगर हम देखें 22 में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि रूफटॉप सोलर को 40 गीगावाट तक लेके जाए। उसके पीछे रीजन ये था कि वर्ल्ड वाइड रूफटॉप में काफी काम हो रहा है, और मतलब कि काफी कंट्रीज में मोर देन 50% कैपेसिटी रूफटॉप में, लेकिन हमारे देश में उसका प्रतिशत बहुत कम था। और रूफटॉप सोलर क्यों अच्छा है इसको अगर हम समझे, देखिए सर, अगर राजस्थान में या गुजरात में अपने सोलर पार्क खूब लग रहे हैं, और वहां पर जो सोलर पार्क लगा रहा है मतलब कंपनी, वो 3 रुपए में बिजली देने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जब उसको दूसरी स्टेट में या उसी स्टेट में भी ले जाके 6 रुपए में भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के उसके खर्चे हैं, उसके लॉसेज है, तो वो खर्चे और लॉसेज, खर्चे भी हम एक लॉस में ही काउंट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस हो रहा है, जो हम डबल रेट में भी बिजली नहीं बेच पा रहे, वही चीज हम किसी के घर की छत पर बनाएं और वहीं पर यूज कर लें, तो जो हमारा, हम ये सिंपल वर्ड में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हमारे खत्म हो जाते हैं। तो वो मतलब इसका मतलब डबल एफिशिएंट हो गया सिस्टम। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर हम कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है जिसमें कि हम एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसको हम कहेंगे बहुत अच्छी आ जाती है, और गवर्नमेंट इसीलिए इसको सपोर्ट कर रही है। तो 2023 में एक एनर्जी ऑफ काउंसिल की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि इंडिया में जो रूफटॉप सोलर का पोटेंशियल है वो 600 गीगावाट से भी ज्यादा का है, और 1 या 2% उसमें से हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे ये रीजन है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल्स जो फाइनेंस होना है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सब्सिडी ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे 8-10 चीजें उन्होंने कही। गवर्नमेंट ने ही वो रिपोर्ट तैयार करवाई, फिर गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, और हर चीज पे गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से काम किया, और एक पोर्टल ऐसा बनाया जिसमें के बैंक भी जुड़ गए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ गए, मैन्युफैक्चरर भी जुड़ गए, इंपोर्टर भी जुड़ गए, एक्सपोर्टर भी जुड़ गए, सब जुड़ गए। तो एक तरह से गवर्नमेंट का अपना ईआरपी तैयार हो गया, जहां पर पूरा डाटा आना शुरू हो गया। तो वहां से गवर्नमेंट ने इसको सारा कंट्रोल करना शुरू किया और लोगों को एनकरेज करना शुरू किया कि हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन आप सेल यहाँ लगाओ अपना,
तो अब सेल रातों रात तो लगता नहीं सर, मतलब जी टाइम लगता है। तो इसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा चैलेंज आ गया अचानक, क्योंकि डिमांड अवेयरनेस की वजह से डिमांड इतनी ज्यादा आ गई कि वो मतलब कि फिर हम बाहर से जो लोग सेल बना रहे थे, तो उनसे हम सेल लेने जाते तो वो सेल देते नहीं है, ब्लैंक चेक भी दे तो भी नहीं देते हैं कि जी मतलब कि है नहीं जी, हमारे पास अपनी कैपेसिटी नहीं पूरी हो रही, तो इस वजह से हमें सेल का लगाना पड़ता ये आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सेल्स प्रोक्योर करने के लिए। है। सेल इसको बोलते हैं सर। जी हाँ, लेकिन चाइना इंडिया से जो आता है उसमें उसमें कोई प्राइसेस में डिफरेंस या कोई सप्लाई बॉटलनेक्स आपको नहीं दिख रहे हैं। में अभी कोई प्राइस इसमें सप्लाई बोटलनेक उसमें नहीं है, लेकिन जी उसमें मतलब कि सब्सिडी वाले बिजनेस में नहीं जा सकते। तो इसी वजह से जो हमारा मेजर बिजनेस हम कर पा रहे हैं अभी, ये पिछले सालों जी में कर पा रहे हैं, तो वो बिना सब्सिडी वाला बिजनेस ही मेजर कर पा रहे हैं। थोड़ा सा पोर्शन हम सब्सिडी वाला कर पाते हैं, जो सेल मैन्युफैक्चरर है उनसे कोऑपरेशन से थोड़ा बहुत सेल मिल गया, तो वो हम सब्सिडी वाले बिजनेस में काम कर पाते हैं। अदरवाइज मोस्टली हमारा मोर देन 75% बिजनेस हमारा नॉन सब्सिडी का बिजनेस है। जी जी 75% आपका नॉन सब्सिडी बिजनेस है। यस सर, एज ऑन टुडे। ओके पर अब अपना ओके सेल आएगा तो वो सब्सिडी वाले बिजनेस में से भी हम कुछ ना कुछ गेन करेंगे सर। जी और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो चाइना से ही आएगा। सेल के लिए सर, जी सेल के लिए सिर्फ वेफर चाइना से आएगा, बाकी जितने भी गैस केमिकल्स वगैरह सारे इंडिया में अवेलेबल है सर। ओके। इंडिया में सप्लायर्स है सारे। तो अगर मैं जैसे एक मॉड्यूल की बात करूं जो यूजुअली टिपिकली छतों पे लगता है, जी इसमें हम मैक्सिमम कितना इंडिजिनाइजेशन कर सकते हैं और कितनी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी फिर भी रहेगी आज की सिचुएशन को देखते हुए, या जो सरकार चाह रही है कि मॉड्यूल के साथ साथ सेल्स भी यहाँ बने, तो मान लीजिए वो हो जाता है, तो उसके जी बाद जो जो रॉ मटेरियल रहेगा चाइना से या कहीं से भी और इंपोर्ट होता है, तो वो उसको रिप्लेस करना काफी मुश्किल रहेगा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो इवेंट होगी, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हम पहुंचेंगे, तो वहां पे कितना इंपोर्ट डिपेंडेंस अपनी रहेगी। इसमें अगर हम देखें सर, देखिए आज की डेट में सेल हम अपना जो है सेल चाइना से ले रहे हैं, बाकी अगर एल्युमिनियम फ्रेम देखें, ग्लास हम्म, देखें, जंक्शन बॉक्स देखें, वायर हार्नेस, ये सब चीजें हम इंडिया से मिल जा रही है आज जी हमें। मतलब ठीक है, आज जितने मॉड्यूल बन रहे हैं उतनी कैपेसिटीज इंडिया में नहीं है, पर मतलब कि फिर भी चीजें बन रही है और लोग एक्सपेंड भी कर रहे हैं बाकी सारी चीजों को। हम्म, सेल का मेजर, क्योंकि उसमें कैपेक्स भी थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये उनको प्रोविजन दिया। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है हर तरीके से, हम देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे यहाँ पे तैयार हो रहा है। और अगर हम और पीछे जाएंगे, जब सेल में अभी वेफर पे चाइना पे डिपेंडेंसी रहेगी, लेकिन वेफर के भी अगर हम देखें रिलायंस एंड अदानी, तो ये लोग हम्म, काफी बड़े बड़े प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होगा सर। जी अच्छा, मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पवन जी, जी कि आज की तारीख में जो सोलर मॉड्यूल है उसके जी अंदर सेल कितनी परसेंट कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सर अगर मैं परचेज के रिस्पेक्ट में करूं तो आप मान के चले 40% का उसका कंट्रीब्यूशन है अच्छा करीब करीब सेल का। ओके ओके ठीक है। और ये 40% जो है ये लार्जली इम्पोर्टेड है अभी। हाँ, मतलब अभी काफी बड़ी आप परसेंटेज अगर हम कहें तो मैं आज की बात मैं ये कहूंगा कि 70% इम्पोर्ट ही है, 30% यहाँ पे कैपेसिटीज बिल्डअप हुई है, जो कि आगे बढ़ भी रही है और डिमांड भी बढ़ रही है साथ साथ में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत आ गई है इसमें, सोलर में डिमांड तो सस्ता। काफी बढ़ रही है सर, डिमांड आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया। और मुझे थोड़ा सा एक मेरा इंप्रेशन ये है कि कैपेसिटी काफी ज्यादा बिल्ड हो गई है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की, जी लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए, और सब्सिडी किसे नहीं चाहिए, तो जी उस केस में आपको सेल्स भी खुद बनाने होंगे। तो थोड़ा जी सा मिसमैच मुझे लग रहा है। जी एंड गोइंग फॉरवर्ड भी एक जनरल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओवर कैपेसिटी इस बिजनेस के अंदर, थोड़ी इस इंडस्ट्री के अंदर आ रही है। सो इसके बारे में, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं।
देखिए सर, रिपोर्ट्स जितनी आ रही है उसमें तो ये आ रहा है बिल्कुल। और जहां तक हमारी बात करते हैं तो हमारी, क्योंकि हमारा खुद का कैप्टिव कंजप्शन है, हमें बेचने के लिए B2B में नहीं जाना पड़ रहा। मतलब हमें ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए जो एनर्जी प्रोड्यूसर हो, उसको हम जाके कहें हमसे ले ले, हमसे ले ले। तो हमारा एक अलग से कस्टमर बेस है जो कि रिटेल का है, और उसको तीनों कंपोनेंट एक कंपनी के अगर मिलते हैं कि पैनल भी उसी कंपनी का मिल रहा है, इन्वर्टर भी उसी कंपनी का मिल रहा है, बैटरी भी उसी कंपनी की मिल रही है, इंस्टॉलेशन भी उसी से हो पा रही है, और आगे आफ्टर सेल सर्विस भी कंपनी के पास एक नेटवर्क है जो कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हम कहेंगे वो है। तो कस्टमर का एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल रहा है कस्टमर को, तो वो हमारे को एक एज ऐसा मिलता है जिसकी वजह से कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और कस्टमर जब एक लगाता है तो गांव देहात में एक रेफरेंस सिस्टम बहुत काम करता है कि भाई मैंने ये लगाया, तुमने ये लगाया, किसकी सर्विस अच्छी है, किसका क्या है, तो वो चीज कहीं ना कहीं पे करती है। और 2008 से हम सोलर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा एक जो कस्टमर सेगमेंट है गांव देहात में जो है, हमारा जो नेटवर्क है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनको हमने सिखाया कि सोलर कैसे होता है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर और जो एक लॉयल्टी है वो हमारे साथ है। जी, तो सर थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की भी बात करते हैं। जी, आपका अभी कितना परसेंट बिजनेस डोमेस्टिक है और कितना एक्सपोर्ट का है? एक्सपोर्ट और हमारा छोटा पोर्शन है। एक मेजर हमारा एक कस्टमर है यूएस बेस, तो वी आर द R&D हाउस फॉर देम। तो मतलब हम उनके लिए चार्जर्स डेवलप करते हैं, हम यूएल अप्रूवल लेते हैं और हम उनको सप्लाई करते हैं। तो 30 करोड़ का हमारा रिवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इसके अलावा सारा हमारा मोस्टली डोमेस्टिक सेल है। मतलब थोड़ा बहुत बांग्लादेश चला गया, कुछ इधर उधर चला गया, तो मतलब 30 करोड़ के आसपास का हमारा काम, 30-35 करोड़ के आसपास का हमारा ये एक्सपोर्ट है। बाकी जो कि अगर आज परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत कम हो गया है। हालांकि एक टाइम था तो ये इतना ही था, तो टोटल रिवेन्यू कम था, तो वो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। ये नहीं है कि ये कम हुआ है, बट दूसरा डोमेस्टिक अपना काफी बढ़ गया है, फोकस उधर डोमेस्टिक पे ज्यादा है। ओके, तो डोमेस्टिक तो ये सिनेरियो कुछ चेंज होने वाला है आने वाले सालों में या ऐसे ही चलेगा? अभी तो नहीं लग रहा सर। देखिए एक्सपोर्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारा कुछ जो हमारी स्किल्स है, जो हमारे पास स्टाफ है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम एक्स्ट्रा कोई वैल्यू फॉर मनी या एक अच्छा कुछ कर पाते हैं, तो ये इसमें सर देखिए एक बहुत ज्यादा अगर मैं आज स्ट्रेटजी का आंसर देता हूं तो मैं ये कहूंगा कि हम अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो आई उसको कैश करना है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम उसको कैश करना चाहेंगे। आज अगर पैनल में लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैनल का अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब आ रहा है, मतलब कि कैपेसिटी हम एट पार पे आ रहे हैं बैटरी और इसके साथ में। तो अभी टचवुड ऐसा रहा सर, जितनी जितनी कैपेसिटी एक्सपेंड की, हमारा सारा डोमेस्टिक में सारा का सारा खपत होती रही और एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं बची हमारे पास पास्ट में। तो आगे अगर कैपेसिटी बचेगी तो वो अगर बना पाएंगे, मशीनें हैं, रॉ मटेरियल है, बना पा रहे हैं, मटेरियल अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं तो उसको सेल करेंगे। उसमें से एक्सपोर्ट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर अभी हम उस पर माइंड मेकअप नहीं कर रहे हैं। जी, ये तो काफी लॉजिकल भी है क्योंकि आपका मेन जो काम है वो डोमेस्टिक रिटेल में का है। सारा खप जाएगा माल जितना बनाएंगे, तो फिर राइट। हम एक्सपोर्ट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। और कोई आएगी तो अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं करेंगे काम। अब जैसे उनसे यूएस कस्टमर है, 20 ईयर से हमारे रिलेशनशिप है, तो वो ओके, कुछ भी कहते हैं कि ये बनाना है तो हम बना के देते हैं उनको तो काफी ये मॉडल। यूएस जो आपके क्लाइंट हैं ये एक सिंगल पार्टी है हाँ, एक सिंगल पार्टी है सर। और इनके लिए आप प्रोडक्शन भी करते हैं और R&D भी करते हैं, तो R&D भी करते सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका हैं, एक्सपोर्ट कॉम्बिनेशन। में। यस सर। ओके, ऑलराइट। चलिए सर, अब थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में भी बात करते हैं। यस सर। आपकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो जी। आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। जी सर। लेकिन
अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सेल्स इंक्रीज हुई है। इसी हिसाब से आपका जो ROCE है वो भी बढ़ा है। जी। लेकिन डेट वैल्यूज जो है वो कम आई हैं डेट इक्विटी रेशियो के टर्म्स में। इसको आप इवेंचुअली कहाँ पे जाते हुए देखते हैं? नीचे आएगा सर, कुछ तो हम फंड रेज कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज के एक लास्ट वाला कॉलम सर मैं मतलब कि देख रहा था, तो वो एक क्वार्टर का है, मतलब कि उसमें अगर आप देखेंगे जो जी जी। उसका क्या इफेक्ट है वो CFO बेटर बता सकते हैं। पर एक विजिबिलिटी जो मैं देख पाता हूँ, मतलब कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना हम कैपेक्स लगा रहे हैं या कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो सेल में कन्वर्जन है, तो वो हम पास्ट की हिस्ट्री से देखें तो मतलब के हम कहेंगे कि हम ट्रैक पे हैं। अभी इस साल में जो हम कैपेक्स करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं आगे, मतलब के जब तक हमारी ये यूटिलाइजेशन पूरी नहीं होगी, हमें ये विजिबिलिटी नहीं लगेगी कि यूटिलाइजेशन पूरी हो रही है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट कैपेक्स की सोचेंगे। तो डेफिनेटली मतलब कि उसकी वजह से जो डेट अब रिपे भी करेंगे हम, तो वो रेशियोज हमारे बेटर होंगे उसकी वजह से। जी। ओके। और फाइनली यहाँ पे आपको कुछ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है मार्केट में? पॉसिबिलिटी तो सर निकलती रहती है, अभी तक तो पैसा नहीं था मतलब कि जितना ओके। था वो इन्वेंट्री में लगा हुआ था, और मतलब कि सारा का सारा, और अभी भी मतलब कि इन्वेंट्री काफी चाहिए होती है सर हमें, तो सर मतलब ऐसा कि बहुत कम जब होता भी है कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो 1500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो और बोले कि पैसा नहीं था अभी तक हमारे पास। पैसा इन्वेंट्री बहुत, देखिए 500 SKU है, थोड़ा 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 भी रखते हैं ना सर, बहुत इन्वेंट्री जी। हो जाती है। तो करेक्ट करेक्ट। वो चीज है। तो और दूसरा ऐसा होता है कि सर चैनल में है ना, आप देखेंगे जो कंपनीज है दो तरह से सेल करती है, एक होती है पुश सेल, एक होती है पुल सेल। जी। पुश सेल में क्या करती है कि कंपनी जैसे मंथ एंड में, क्वार्टर एंड में, वीकेंड में डिस्ट्रीब्यूटर्स को है ना जबरदस्ती मटेरियल भर देती है उसके गोडाउन में ले जाके, हम्म। और फिर दूसरे बंदे को लगा देती है उसको फॉलोअप के लिए, कि रिकवरी के लिए। तो वो एक कुछ काफी कंपनीज की स्ट्रेटजी ये रहती है, वो पुश सेल के उसके ऊपर प्रेशर बना के रखना है। हमारी राइट। स्ट्रेटजी पुल सेल की है। तो हम ये रहता है कि हम स्टॉक रखेंगे आपके लिए, आप जैसे ही ऑर्डर देंगे हम तुरंत आपको सप्लाई करेंगे। हम एक्स्ट्रा मतलब कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे कि आप अपने गोडाउन में रखो, क्योंकि इन्वेंट्री आप अपनी बुक्स में रखते हैं, डीलर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बुक्स में नहीं रखते हैं सर? हाँ, उसमें हम कहते हैं कि, और मोस्टली हम वैसे 30 डेज का हम क्रेडिट लोगों को ऑफर करते हैं, और वी आर हैप्पी कि मोस्ट ऑफ द लोग है ना वो भी पूरा नहीं एब्जॉर्ब करते, कैश डिस्काउंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उसका उनका इन्वेंट्री साइकिल हम काफी अच्छे से रोटेट करवा पाते हैं, जिससे हम्म। हमारा राइट। थोड़ा सा इन्वेंट्री साइकिल उस केस में बढ़ जाता है। पर ये है कि वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। बहुत सी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने देखा है कि वो 100-100 करोड़ रुपए की टर्नओवर तो कर लेते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर इतना रहता है कि इतना मतलब कि इतना बुक्स में उनके इन्वेंट्री रहती है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री हम कैरी करते हैं, तो वो उनको हम्म। स्ट्रेस फ्री रखते हैं इसमें। राइट राइट। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिजनेस के साथ भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस के सिलसिले में भी, और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं आप। तो डबल सर्विस दे रहे हैं आप अपने डीलर देखो खुश डिस्ट्रीब्यूटर्स को। रहेंगे तो सर हम आगे बढ़ेंगे ना जी जी, बहुत अच्छी सोच है ये। जी योगेश जी के लिए एक सवाल है मेरे पास। जी सर। सर फाइनली हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग के बारे में, और प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड पे है, ऐसा मुझे भी लगता है, और मैंने काफी लोगों से बात की है तो उन्हें भी लगता है। सो ऑन द लाइक हायर साइड पे अगर आप बात करें तो पोस्ट इशू इसका पीई रेशियो जो है ना ऑलमोस्ट 45 को टच कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। तो ये इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। तो बैंकर ही ज्यादा बता पाएंगे सर, हमें तो नॉलेज नहीं है इस चीज की। सर देखिए, बैंकर तो जो है ना, बहुत अच्छी बात है, बैंकर प्राइसिंग वगैरह करते हैं, और लेकिन उनका ट्रांजैक्शनल रोल रहता है। कंपनी आपकी है, लोग आप ही को ऊपर चढ़ाएंगे या नीचे लेके आएंगे। तो आप सर वैसे देखो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप इसके मास्टर हैं। वैसे B2C में वैसे मल्टीप्लायर क्या रहता है सर नॉर्मली? सर B2C, वो तो खैर यूनिवर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनीज में देख रहे हैं।
जी। जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है वहाँ पे ये मल्टीपल हाई भी जाता है, और ग्रोथ कम है या मार्जिन्स कम है तो वहाँ पे ये कम भी हो जाता है। तो सो सर कहीं न कहीं उन्होंने एक रिसर्च की होगी, बैंकर्स ने, जी। इन्वेस्टर्स के साथ जो मतलब कि अपने एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ नेगोशिएट किया होगा या जो भी किया होगा, उनकी रिसर्च टीम भी रही होगी आगे। तो बहुत सारा बड़ा एक इसका मेरे ख्याल से एक रूल रेगुलेशंस है उन लोगों के, जिसके बेस पे ये लोग डिसाइड करते हैं। उसमें हमारा बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो पाता है, मतलब कि एक कहीं न कहीं हमने तो ये काम उनको सौंप रखा था कि ये काम तुम्हारा है, हमारा काम तो ये जो प्रोडक्शन करना और लोगों को सर्विस देना मेजर हमारा काम है सर। राइट, राइट। तो आपके कॉम्पिटिटर्स के तौर पे जो मेंशन्ड हैं कंपनीज, वो वारी एनर्जीज हैं और प्रीमियर एनर्जीज हैं। ये दो कंपनियां मेंशन्ड हैं और दोनों ही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जी, दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर नहीं है। नहीं है सर। जी। जी। ओके, आई थिंक मुझे मोटा मोटा आपका जवाब मिल गया है कि ये जिम्मेदारी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की है, वही थोड़े अच्छे से बता सकते हैं। यस सर। चलिए, कोई कोई बात नहीं। योगेश जी, पवन जी, आप दोनों से ही बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जी, आपके आईपीओ की सफलता के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद सर बहुत-बहुत बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।